तो इंग्लिश लिटरेचर का बेस्ट मॉक हीरोइक एपिक समाप्ति की ओर। आज लास्ट कैंटो है, 5th कैंटो, जहाँ हाँ, पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था। तो बेलिंडा कह रही थी कि काश तुमने लेस प्रोमिनेंट हेयर मेरे काटे होते, ये लॉक्स तो बहुत प्रोमिनेंट थे और मेरी खूबसूरती का मतलब एकमात्र जरिया थे, और तुमने इनको काट लिया। और यहाँ पर ये कैंटो ख़त्म हुआ था। हेयर लेस इन साइट और एनी हेयर बट दीज, यानी जो लेस इन साइट थे उन वो काट लिए होते, या इनके अलावा कोई भी बाल तुमने काट लिए होते तो कोई बात नहीं थी, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए कैंटो 5th। शी सैड, उसने कहा, यानी बेलिंडा ने अपना ये स्टेटमेंट ख़त्म किया। द पिटीइंग ऑडियंस मेल्ट इन टीयर्स। पिटीइंग माने दयालु, दया करने वाले, ऑडियंस जो सुन रहे थे, श्रोतागण। मेल्ट इन टीयर्स यानी वो पिघल गए और उनके आंसू बहने लगे। बट लेकिन फेट एंड जब, फेट भाग्य, और जब जुपिटर या फिर ज्यूस, अगर ग्रीक गॉड का नाम लें तो वो ज्यूस है, यानी जो मुख्य देवता है, देवताओं का राजा है। ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस है उसका नाम, और रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर या जब कहा जाता है। तो भाग्य ने और जब ने हैड स्टॉप्ड, रोक दिया, द बैरन्स ईयर्स, बैरन के कानों को, यानी सारी ऑडियंस पिघल गई, सब पे फर्क पड़ा बेलिंडा के स्टेटमेंट से, लेकिन बैरन का हृदय नहीं पिघला, उसके कान जैसे रोक दिए थे। इन वेन थेल्स्ट्रिस विद रिप्रोच एसिल्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है, बुक क्योंकि काफ़ी पुरानी है तो ये थोड़ा फट गया है, गल गया है कागज़। तो फॉर ये देखिए, इन वेन थेल्स्ट्रिस विद रिप्रोच एसिल्स, तो एसिल्स मैंने आगे लिख दिया कि इन वेन माने बेकार में ही, थेल्स्ट्रिस अभी उसका नाम आ चुका है, फ्रेंड है। विद रिप्रोच यानी डांट कर, असेल्स माने कि फटकार लगाती है, अटैक करती है। असेल माने अटैक करना होता है, आक्रमण करना होता है, तो वो अपनी डांट फटकार के साथ वो भी अटैक करती है। फॉर हु कैन मूव, फॉर क्योंकि, हु कैन मूव यानी कौन हिला सकता है, कौन इम्प्रेस कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। व्हेन फेयर बेलिंडा फेल्स, जब खूबसूरत बेलिंडा जहाँ फेल हो जाए, असफल हो जाए, लोगों को प्रभावित न कर पाए, तो वहाँ और कौन प्रभावित कर सकता है लोगों को, यानी थेल्स्ट्रिस का जो एफर्ट है वो भी यूजलेस है। नॉट हाफ सो फिक्स द ट्रोजन कुड रिमेन वाइल अना बैग्ड एंड डिडो रेज्ड इन वेन। तो यहाँ एल्यूजन है, रेफरेंस है एनियस का। तो ये जो ट्रोजन जिसको कहा जा रहा है वो ट्रोजन एनियस है। एनियस का जो शिप था वो रैक हो गया था, और वो पहुंच गया कार्थेज। कार्थेज की रानी थी डिडो, तो डिडो के साथ उसका काफ़ी दिन प्रेम प्रसंग रहा, लेकिन अब क्योंकि उसको जाना था, ट्रॉय का निर्माण होना था, देवताओं का आदेश था, तो अब उसे जाना था डिडो को छोड़कर, कार्थेज को छोड़कर और कार्थेज की रानी डिडो को छोड़कर। अब जब वो जा रहा है तो डिडो उससे बहुत प्रार्थना कर रही है कि भाई रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन जाने वाले को तो जाना है। तो अब उसी का रेफरेंस है ये, नॉट हाफ सो फिक्स्ड, यानी इससे आधा भी फिक्स्ड नहीं था। फिक्स्ड माने जो अड़ जाए, एडेमेंट हो, जाने पर जिद पर अड़ जाए, तो उससे आधा भी फिक्स्ड एनियस नहीं था। कुड रिमेन माने रहना, तो उससे भी आधा जिद पे अड़ा हुआ एनियस नहीं रह सकता था। वाइल, जिस वक्त अना बैग्ड, अना क्या है, डिडो की बहन है, तो डिडो की बहन ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की एनियस से कि तुम मत जाओ कार्थेज से, यहीं रुक जाओ और छोड़कर मत जाओ मेरी बहन डिडो को, लेकिन ना तो अना के कहने से कोई फ़र्क पड़ा। एंड डिडो रेज्ड, और डिडो भी नाराज़ हो रही थी, गुस्सा हो रही थी कि क्यों तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो इनका इन वेन बेकार था। तो जैसे अना और डिडो का रिक्वेस्ट करना एनियस से बेकार था और वो जाने पर अड़ा हुआ था, वैसे ही यहाँ थेल्स्ट्रिस और बेलिंडा का कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि उसके कान तो पीटर के बिल्कुल बंद ही थे, उनमें कानों में कुछ घुस ही नहीं रहा था। देन ग्रेव क्लैरिसा ग्रेसफुल वेव्ड हर फैन, तब ग्रेव गंभीर यानी सीरियस, क्लैरिसा ने ग्रेसफुल माने खूबसूरती से, वेव्ड हिलाया, हर फैन उसका अपना पंखा। तो इनके हाथों में एक फ़ैन रहता था, हालांकि वो एक सजावट की ही चीज़ थी, कोई गर्मी तो यूरोप में पड़ती नहीं, वहाँ
मतलब इंग्लैंड में कौन सी गर्मी पड़ती है, लंदन में कहाँ गर्मी होती है, तो ये सिर्फ एक सजावटी चीज़ होती है। तो वो अपना पंखा हिलाती है ये। और ये क्लैरिसा देखिए फिर से इसका नाम आया है। आपको याद होगा कि जब पीटर उसके बालों को की लट काटता है तो कैंची क्लैरिसा ने ही दी थी, है ना। क्लैरिसा का रेफरेंस वहाँ आया था और फिर यहाँ आया है। तो यहाँ वो अपना फैन हिला रही है। साइलेंस एंस्यूड, तो उसके बाद शांति छा गई। एंड दस द निम्फ बिगेन, और इस प्रकार निम्फ यानी कि बेलिंडा ने बिगेन माने कहना फिर से शुरू किया। Say, why are beauties praised and honored most? The wise man's passion and the vain man's toast. क्या बोली बेलिंडा? से कहिए, बताइए, वाई क्यों, आर द ब्यूटीज माने खूबसूरत लड़कियां, प्रेज्ड उनकी प्रशंसा की जाती है, एंड ऑनर्ड और उनका सम्मान किया जाता है, मोस्ट सबसे ज़्यादा, यानी हसीनाओं की सबसे ज़्यादा तारीफ और सबसे ज़्यादा इज्जत उनको क्यों बख्शी जाती है। द वाइज मैंस पैशन, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी भी पैशन होती है। पैशंस यानी कोई कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन खूबसूरत जो लड़कियां होती हैं उनके तरफ अट्रैक्ट वो भी होते हैं, तो पैशन उनकी भी होती हैं। एंड द वेन मैंस टोस्ट, और जो वेन है, वेन कई अर्थों में आता है। वेन माने जो बेवकूफ़ हैं, वेन माने जो घमंडी हैं, है ना। वेनिटी बेवकूफ़ भी होती है और घमंड भी होता है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए आया है। क्योंकि यहाँ वाइज आया है तो यहाँ बेवकूफ़ के लिए भी आ सकता है और घमंडी के लिए भी आ सकता है। कि जो बेकार लोग हैं, घमंडी लोग हैं, वो उनका टोस्ट है खूबसूरत लड़कियां। टोस्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ वो ब्रेड वाला टोस्ट नहीं है। टोस्ट का मतलब जब किसी की स्वास्थ्य के लिए, किसी की सलामती के लिए दारू पी जाती है तो उसको टोस्ट बोलते हैं। तो उनकी सलामती के लिए ये लोग दारू पीते हैं। तो ये बेलिंडा की सेहत के लिए, बेलिंडा की सलामती के लिए, तो क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्या वजह है। Why decked with all that land and sea afford, why angels called and angel like adored. Why क्यों, decked माने उनको सजाया जाता है, with all हर उस चीज से, that जो के land and sea afford, land धरती पर, sea समुद्र के अंदर, afford माने जो है, यानी समुद्र के अंदर खूबसूरत जवाहरात हैं, हीरे मोती हैं, तो वो उन सब चीज़ों से, और धरती पर जितनी अच्छी चीज़ें हैं उन सब से क्यों उन हसीनाओं को, नाजनीनाओं को सजाया जाता है। वाई एंजल्स कॉल्ड, क्यों उनको देवदूत कहा जाता है। खूबसूरत लड़कियां देखने में देवदूत जैसी लगती हैं, एंजल जैसी लगती हैं, तो क्यों उनको देवदूत कहा जाता है। एंड एंजल लाइक एडोर्ड, एडोर्ड माने सजाना, तो क्यों उनके फरिश्तों की मानिंद सजाया जाता है, फरिश्तों की तरह सजाया जाता है। Why round our coaches crowd the white gloved bows? Why bows the side box from its inmost rows? Why क्यों, राउंड माने चारों ओर, आर कोचेस हमारी गाड़ियों के, क्राउड माने भीड़ लगाते हैं, द वाइट ग्लव्स यानी सफ़ेद दस्ताने पहने हुए, बोज माने खूबसूरत नौजवान, छले। तो ये एक फैशन था सफ़ेद ग्लव्स पहनना। तो सफ़ेद ग्लव्स पहने हुए छैले हमारे कोचेस के, हमारी गाड़ियों के चारों ओर क्यों भीड़ लगाते हैं। वाई बोज, क्यों झुकते हैं हमारे सामने, द साइड बॉक्स, तो ये जो खूबसूरत नवयुवक होते थे ये थिएटर में साइड के जो बॉक्स होते थे, साइड में सीट्स होती थी, साइड बॉक्स, उनमें बैठते थे। फ्रॉम इट्स इनमोस्ट रोज, यानी जो अंदर तक की उनकी रोज माने क्यूज, कतार हैं, तो वहाँ तक से ये हमारे सामने क्यों झुकते हैं। जो लड़कियां होती थी वो फ्रंट पे बैठती थी, खूबसूरत लड़कियां, और ये साइड में बैठते थे जो खूबसूरत युवक होते थे, तो वो अपनी सीट से उठकर इनके सामने झुकते थे। तो ये एक तरीके से उनको सम्मान देने का तरीका होता था। हाउ वेन आर ऑल दीज ग्लोरीज, ऑल आर पेन्स, अनलेस गुड सेंस प्रिजर्व वॉट ब्यूटी गेन्स। हाउ वेन कितना बेकार, कितना यूजलेस, आर है ऑल दीज ग्लोरीज, ये सारी ग्लोरी यानी ये सारी जो हमको मिलती हैं, हमको सम्मान मान मिलता है, तो ये सब कितना बेकार है। ऑल आर पेन्स, और इनको
हासिल करने के लिए हम जो पेंस लेते हैं, खूबसूरती अपनी खूबसूरती की रक्षा करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, तो वो सारे कष्ट उठाते हैं, तो वो हमारे सारे कष्ट कितने बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। अनलेस, यदि न, गुड सेंस माने अच्छा व्यवहार हमारा, हमारी समझदारी, हमारी विजडम प्रिजर्व सुरक्षित ना रख पाए, वॉट जो कुछ भी, ब्यूटी गेन्स खूबसूरती हासिल करती है। तो हमारी खूबसूरती की वजह से जो हमें मान सम्मान मिलता है, उसको अगर हमारा गुड सेंस, हमारी समझदारी सुरक्षित ना रख पाए, हिफाजत उसकी ना कर पाए, तो ये सब कितना बेकार है। दैट मैन में से वेन वी द फ्रंट बॉक्स ग्रेस, तो अभी आपने देखा था ना कि वो साइड बॉक्स में बैठते हैं लड़के और लड़कियां फ्रंट बॉक्स में बैठती हैं, मैंने आपको वहां पे भी बताया था। तो दैट मैन में से वेन वी द फ्रंट बॉक्स ग्रेस बिहोल्ड द फर्स्ट इन वर्च्यू एज इन फेस। तो दैट के मैन में से जो मर्द हैं वो कह सकते हैं, व्हेन जब वी हम लोग यानी खूबसूरत लड़कियां द फ्रंट बॉक्स, तो थिएटर में जो फ्रंट सीट्स हैं वहां पर ग्रेस यानी हम उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उन पर बैठते हैं थिएटर में, तो हमको देखकर लोग कह सकते हैं या कहते हैं, बिहोल्ड देखो, द फर्स्ट इन वर्च्यू, जो फर्स्ट है वर्च्यू में यानी जिसके क्वालिटीज़ में सबसे पहले है, एज इन फेस जैसे कि वो खूबसूरती में सबसे पहले है, यानी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा वर्च्यूअस है। तो लोग हमारे बारे में ऐसा कहते हैं कि वो खूबसूरत भी सबसे ज़्यादा है और वर्च्यूअस भी सबसे ज़्यादा है। ओह अरे, इफ़ टू डांस, अगर नाचना, ऑल नाइट सारी रात, एंड ड्रेस और ड्रेस पहनना, सजना संवरना, ऑल डे पूरी रात, चार्म्ड द स्मॉल पॉक्स और चेज्ड ओल्ड एज अवे, तो अगर इन सब चीज़ों में यानी सारे दिन सजना संवरना, सारी रात नाचना गाना, इनमें इतनी ताकत होती कि वो चार्म्ड द स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती है जिसमें कि अगर चेहरे पे हो जाए तो खूब सारी खूबसूरती चली जाती है, बॉडी की खूबसूरती चली जाती है, क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स सही होता है तो गड्ढे छोड़ जाता है, अपने निशान छोड़ जाता है। अब तो खैर ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि जब आपको स्मॉल पॉक्स होता है उन दवाइयों को लगा लो तो नहीं फैलता ज़्यादा। तो पहले नहीं होता था, तो पहले गड्ढे हो जाते थे, कई पुराने लोगों के आपने देखे होंगे। फिर देखिए कि चार्म्ड स्मॉल पॉक्स का मतलब ये है कि जो इसके दाग हैं स्मॉल पॉक्स के, वो या फिर स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है उसको भगा सके, यानी खूबसूरत लड़कियों के पास ये बीमारी ना आए, अगर इसमें इतनी ताकत हो सजने संवरने में और डांस करने में। और चेज द ओल्ड एज अवे, और एक बुढ़ापा है जो सारी खूबसूरती को बर्बाद कर देता है, कोई कितना भी खूबसूरत हो, है ना। पुरानी हीरोइनें आप देखते हैं, सायरा बानो हैं और जो ही हैं आशा पारेख हैं, तो उनकी पुरानी फिल्में देखिए कितनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज बुढ़ापे ने उनके भी वो चार्म सारा छीन लिया है। अभी भी हालांकि अच्छी लगती हैं लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं है ना जितनी ये उस वक्त थी। तो इस बुढ़ापे को अगर वो दूर भगा सके, है ना, तो जो खूबसूरती छीनने वाली चीज़ें हैं उनको अगर दूर नहीं भगा सकता तो ये सब कुछ किस काम का है ना। सजना संवरना, नाचना गाना, ये सब किस काम का है। Who would not scorn what housewives cares produce, or who would learn one earthly thing of use, यानी अगर इनमें ऐसी ताकत होती, है ना, ऐसा कर सकते, अगर सुंदरता में ये ताकत होती, तो फिर कौन वुड नॉट स्कॉर्न, नफरत ना करता, तिरस्कार ना करता, वॉट जो कुछ भी, हाउस वाइफ्स केयर्स, यानी जो हाउस वाइफ होती हैं वो तो बेचारी घर में रहती हैं, घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े लत्ते, कितना काम होता है, तो वो तो घर में ही रहती हैं। तो हाउस वाइफ्स केयर्स प्रोड्यूस, तो उनकी जो केयर्स हैं यानी उनका जो काम है वो प्रोड्यूस करता है। तो भाई हाउस वाइफ का काम मतलब घर के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो मर्द लोग हैं वो बाहर कमाने जाते हैं, उनका काम भी इम्पोर्टेंट है, और आजकल तो महिलाएं हाउसवाइफ का काम भी करती हैं और नौकरी भी करती हैं, तो उनका तो डबल हो जाता है काम।
तो कौन नफरत ना करता, यानी फिर कौन हाउसवाइफ बनता? सबका काम यही होता कि सजते संवरते नाचते गाते। हाउसवाइफ कौन बनता अगर सजने संवरने में ऐसी ताकत होती? और हु वुड लर्न, या फिर कौन सीखता वन अर्थली थिंग, एक भी अर्थली मतलब जो सांसारिक चीज़ें हैं, ऑफ यूज़ मानी यूज़फुल। तो जितनी भी काम की चीज़ें हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो महिलाएं करती हैं या फिर घर के काम करती हैं, तो कौन सीखता इन सारे कामों को? एक भी काम क्यों सीखता आखिर कोई, अगर सजने संवरने में और नाचने गाने में इतनी ताकत होती? टू पैच ने ओगल might become a saint, nor could it sure be such a sin to paint. तो अगर ऐसा होता, टू पैच मैंने ये वर्ड पहले आ चुका है, तो सिल्क के जो बिंदियाँ सी होती थी चेहरे पर लगाई जाती जिससे खूबसूरती और निखर कर सामने आती थी। तो पैच लगाना चेहरे पर, बॉडी पर, और ओगल माने तिरछी नज़रों से देखना होता है। तो ये जो सारे काम हैं माइट बिकम, तो ये बिकम माने सूट करते, अच्छे लगते अ सेंट, एक संत पर। तो जो संत लोग हैं वो भी क्या करते, सारे दिन यही पैचेस लगाते, तिरछी नज़रों से लड़कियों को या लड़कियां लड़कों को एक दूसरे को देखते। नॉर कुड इट बी श्योर, और निश्चय ही बी सच अ सिन टू पेंट, पेंट माने चेहरे पर पेंट करना, फेस पाउडर और क्या क्या होता है, मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन, क्रीम, पाउडर, ये सब लगाना कोई सिन नहीं होता, पाप नहीं होता। अपने चेहरे को पेंट करना, खुद बॉडी को पेंट करना, सजना संवरना, ये सब कुछ पाप नहीं माना जाता, बुरा नहीं माना जाता, यूजलेस नहीं माना जाता, यूजफुल माना जाता। तो हर कोई यही काम करता ना, सब अपने सजते संवरते दिन भर और एक दूसरे को तिरछी नज़रों से देखते। बट लेकिन ऐसा तो है नहीं, सिंस क्योंकि अलास फ्रेल ब्यूटी मस्ट डिके कर्ल्ड और अनकर्ल्ड सिंस लॉक्स विल टर्न टू ग्रे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अलास हाय, फ्रेल ब्यूटी जो खूबसूरती है वो तो बड़ी कमज़ोर है। मस्ट डिके, उसे तो डिके होना ही पड़ता है, एक दिन उसको उसका पतन होना ही होता है, उसको डिक्लाइन होना होता है, जिसको डिस्ट्रॉय होना होता है। वक्त सबको बर्बाद कर देता है ना। आप जैसे शेक्सपियर का ट्रू लव में आप पढ़ते हैं कि जो रोजी चीक्स हैं, लिप्स हैं, वो सब एक वक्त के साथ चले जाते हैं। तो खूबसूरती तो फ्रेल है, कमज़ोर है, और उसको एक दिन जाना होता है, वक्त के सामने घुटने टेकने होते हैं, सरेंडर करना होता है। कर्ल्ड चाहे घुंघराले हों, और अनकर्ल्ड चाहे बिना घूंघर वाले हों। सिंस क्योंकि लॉक्स बालों की जो लटें हैं, विल टर्न टू ग्रे, एक ना एक दिन तो वो सफ़ेद हो ही जाते हैं, बाल पक जाते हैं। सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड ऑल शेल फेड, एंड शी हु स्कॉन्स अ मैन मस्ट डाई अ मेड। सिंस क्योंकि पेंटेड, चाहे आप मेकअप करें, ब्यूटी पार्लर जाएं या ना जाएं, और सिंस पेंटेड और नॉट पेंटेड, या फिर बिना पेंट किए हुए, बिना सजे संवरे, बिना फेशियल कराए, ऑल शैल फेड, सब फेड हो ही जाएंगे एक दिन। आप अपने चेहरे की कितनी भी ब्यूटी पार्लर जाके उसको करवाएं, लेकिन खूबसूरती आपकी टिकने वाली तो है नहीं, बुढ़ापे के साथ चली जाएगी, फेड हो जाएगी। एंड शी, और वो यानी वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की, हु स्कॉन्स जो नफरत करती है, अ मैन यानी मर्दों से, मस्ट डाई वो मरेगी, अ मेड माने कुंवारी। When what then remains but well our power to use and keep good humor is still whatever we lose. तो अब बचता क्या है, आखिर हमको करना क्या है, करना क्या चाहिए? What then remains, तो फिर क्या बचता है? बट सिवाय इसके कि वेल अच्छे से, आर पावर अपनी ताकत को, टू यूज हम इस्तेमाल करें, एंड कीप और बनाए रखें, गुड ह्यूमर माने अच्छे व्यवहार को, गुड बिहेवियर को, स्टिल हमेशा, अभी भी, वॉट एवर वी लूज, वॉट एवर जो कुछ भी वी लूज हम खो दें। तो चाहे हमारा कुछ भी खो जाए, हमारे पास से कुछ भी छिन जाए, चला जाए, फिर भी हम अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखें। एंड ट्रस्ट मी डियर, गुड ह्यूमर कैन प्रिवेल
when ears and flights and screams and scolding fail. And trust me, और मेरा यकीन करो, विश्वास करो डियर, हे प्रिय, यानी ये कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, डियर एक कॉमन सा शब्द है। तो प्यारे लोगों या प्यारी ऑडियंस, मेरा विश्वास करो, गुड ह्यूमर कैन प्रिवेल, यानी जो अच्छा व्यवहार है वो हासिल कर सकता है, वो अपना प्रभाव डाल सकता है, व्हेन जब एयर्स एंड फ्लाइट्स, ये क्या है, दिखावे की चीज़ें, हाव भाव, जेस्चर्स, तो जो बनावट है वो, एंड स्क्रीम्स और चीखें, एंड स्कोल्डिंग और डांटना, फटकारना, लड़ना, झगड़ना, वो सब कुछ फेल, असफल हो जाते हैं। तो जहाँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, खूबसूरती असफल हो जाती है, आपकी जो अदाएं हैं वो असफल हो जाती हैं, वहाँ भी आपका गुड ह्यूमर, आपका अच्छा बिहेवियर काम आता है। और ये जो कपलेट है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कपलेट है इस पूरे एपिक में। बहुत और भी कपलेट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। Beauties in vain their pretty eyes may roll, charms strike the sight but merit wins the soul। बहुत ही खूबसूरत लाइन्स हैं कि ब्यूटीज़ यानी खूबसूरतियाँ या खूबसूरत लड़कियाँ या हसीनाएँ, नाजनीनाएँ, इन वेन माने बेकार ही, देयर प्रिटी आइज अपनी खूबसूरत आँखें, में रोल माने गोल गोल घुमाती हैं, कभी इधर घुमाती हैं कभी उधर घुमाती हैं, अच्छी लगती हैं ना उनकी मतवाली आँखें, मस्त आँखें, वाइल्ड वाइल्ड आइज, तो वो घुमाती हैं और भी खूबसूरत लगती हैं। तो ये हसीनाएं बेकार ही अपनी इन खूबसूरत आँखों को इधर उधर घुमाती हैं, क्योंकि चार्म्स स्ट्राइक द साइट, जो फिज़िकल ब्यूटी है वो हमारी आँखों को स्ट्राइक करती है, हमारी नज़र को प्रभावित करती है, बट लेकिन मेरिट, जो हमारी योग्यता है ना, जो हमारी वर्च्यूज़ हैं, जो हमारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, विंस द सोल, वो आत्मा को जीत लेती है। तो जो खूबसूरती है वो केवल हमारी आँखों को प्रभावित करती है, हमारी आई साइट को प्रभावित करती है, लेकिन जो मेरिट है वो हमारी आत्मा को जीत लेती है। तो आपको मेरिटोरियस बनने पर अपना टारगेट करना चाहिए, ना कि खूबसूरत दिखने पर। हाँ, खूबसूरत भी दिखना चाहिए, वो भी एक आपकी क्वालिटी है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन तो आपकी खूबसूरती का ही पड़ता है। जो हमें भगवान ने बनाया है वो तो बनाया ही है, लेकिन हम ठीक तरीके से रहें, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क से ना रहें, लेकिन सोबर तरीके से, है ना, सामने से अच्छे लगें हम, इस तरीके से तो हमको रहना ही चाहिए। तो लेकिन अपनी क्वालिटीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपकी सोल को जीतती हैं, सामने वाले की सोल को जीतती हैं। आपकी ब्यूटी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना आपकी मेरिट का पड़ता है। So spoke the dame, but no applause ensued. Belinda frowned. Thalestris called her prude. अब इतने अच्छे से बोली बेलिंडा, सो स्पोक इस तरीके से बोली, द डेम माने लड़की होती है, यानी कि बेलिंडा, बट लेकिन नो अप्लॉज एंस्यूड, यानी अप्लॉज माने ताली बजाना होता है, चीयर अप करना होता है, एंस्यूड माने उसके पीछे फॉलो। तो इतना अच्छा बोलने के बाद तो तालियां बज जानी चाहिए थी, चीयर अप होना चाहिए था, ऑडियंस को करना चाहिए था उसको, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेलिंडा फ्राउंड, अब बेलिंडा स्माइल का उल्टा होता है फ्राउन, तो बेलिंडा ने मुंह बनाया गुस्से में। थेल्स्ट्रिस कॉल्ड हर प्रूड, और थेल्स्ट्रिस ने उसको प्रूड कहा। प्रूड माने बनावटी, पाखंडी व्यक्ति होता है, तो बनावटी आप कह सकते हैं, ऐसा कह के पुकारा उसने। टू आर्म द फियर्स विरेगो क्राइज, एंड स्विफ्ट एज लाइटनिंग टू द कम्बैट फ्लाइज। आर्म हथियार होते हैं, यानी हथियार पकड़ो, हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। द फियर्स माने भयानक, विरेगो होती है कर्कशा, लड़ाका औरत, तो वो कर्कशा और लड़ाका लड़की यानी कि थेल्स्ट्रिस क्राइज चिल्लाती है, एंड स्विफ्ट और बहुत तेज, एज लाइटनिंग जैसे बिजली होती है, बिजली एक सेकंड में गिर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, तो बिजली की तरह बहुत तेजी से टू द कम्बैट फ्लाइज, यानी लड़ने के लिए दौड़ी। कम्बैट फाइट होती है, लड़ाई होती है।
ऑल साइड इन पार्टीज, यानी जितने भी लोग थे वो दो पार्टीज में बट गए, आधे बेलेंडा की तरफ और आधे पीटर की तरफ। एंड बिगिन द अटैक, और उन सब ने अटैक शुरू कर दिया एक दूसरे पर। फैंस क्लैप, तो कुछ लोगों के हाथ में फैन है। अब यहाँ हथियार वो भाई तलवार भाले बंदूकें वो सब तो यहाँ है नहीं, हथियार के रूप में क्या चीज़ यूज़ हो रही है, फैंस। तो वो क्लैप कर रहे हैं एक दूसरे से, पंखे उनके जो हाथ में लगे हुए हैं फैंस, हैंड फैन, वो टकरा रहे हैं। सिल्क रसल, तो जो सिल्क की उनकी ड्रेसेस हैं वो रसल कर रही हैं, सरसराहटी हैं ना, जब सिल्क का कपड़ा एक दूसरे से टकराता है तो रसल की साउंड होती है। एंड टफ वेल बोन्स क्रैक, एंड टफ माने मजबूत कड़क, वेल बोन्स तो वेल मछली की हड्डियाँ लगाई जाती थीं, वो जो पेटीकोट बनता था, आपने देखा होगा फिल्मों में देखा हो, बहुत फूला फूला सा रहता था। अब सिंपल कपड़ा तो इतना फैला फैला और फूला फूला रहेगा नहीं, तो उसमें वेल बोन्स लगाई जाती थी, वेल मछली की हड्डियाँ लगाई जाती थी, उनसे फूला रहता था। तो वो एक दूसरे से टकरा रही हैं हड्डियाँ और क्रैक कर रही हैं, चटक रही हैं। हीरोज एंड हीरोइंस, तो हीरोज वही हैं छैले बाबू लड़के जो नवयुवक हैं, और हीरोइंस यही लड़कियां हैं जो फैशन परस्त लड़कियां। तो इनकी सबकी एपोस्ट्रोफी ऊपर लगा हुआ है, हीरोज माने लड़कों की और हीरोइंस माने लड़कियों की। शाउट्स माने चीखें। कन्फ्यूजडली, अब पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी किधर से आ रही है, किसकी चीख है, तो वो कन्फ्यूज्ड है, मतलब एक कैओस टाइप का है। एराइज, और वो उठ रही हैं शाउट्स। एंड बेस एंड ट्रेवल वॉइसेस, और यहाँ थोड़ी सी बुक फटी हुई है तो ये स्ट्राइक वर्ड है जो मैंने आगे लिख दिया है, स्ट्राइक द स्काइज। तो बेस भारी आवाज़ होती है, मर्दों की जो आवाज़ होती है, बेबी को बेस पसंद है ये तो याद होगा आपको, तो वो वाला बेस, वो उसमें बेस प्रोनाउंस किया है गाने में तो, लेकिन वो ये स्पेलिंग यही होती है BASS। तो जो बेस साउंड है वो मर्दों की भारी आवाज़ है, और ट्रेबल थोड़ी तीखी श्रिल आवाज़ होती है, ये लड़कियों की होती है। तो बेस एंड ट्रेबल वॉइसेस, तो ये दोनों ही आवाज़ें स्ट्राइक द स्काइज, इतनी तेज निकल रही हैं दोनों तरफ से कि आकाश को स्ट्राइक कर रही हैं, आकाश में गूंज रही हैं, वहाँ तक मार कर रही हैं। नो कॉमन वेपन्स इन द, अब यहाँ पे फिर फटा हुआ, तो इन देयर हैंड्स आर फाउंड, लाइक गॉड्स दे फाइट नॉर ड्रेड अ मॉर्टल वूंड। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये तो फूंड तो पढ़ा नहीं जाएगा FOUND, और ये WOUND, ये वाउंड नहीं पढ़ा जाएगा, तो वो तो फाउंड है और ये वूंड है, तो थोड़ा सा तो चलता है। खैर एकदम से सटीक राइम नहीं होती, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, ज़्यादातर में तो एक्यूरेट राइम है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है थोड़ा सा, तो ये आप मार्क भी कर सकते हैं कि भाई कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कपलेट्स में। तो अब ये क्या कह रहा था कपलेट, नो कॉमन वेपन्स, यानी कोई साधारण हथियार यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे हैं। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, आर फाउंड, नहीं पाए जा रहे, साधारण हथियार नहीं है भैया, सिंपल तीर तलवार नहीं है। लाइक गॉड्स दे फाइट, कैसे लड़ रहे हैं वो, देवी देवताओं की तरह, तो देवता लोग जैसे लड़ते हैं। नॉर ड्रेड अ मॉर्टल वुंड, नॉर ना ही, ड्रेड माने डर रहे हैं वो, अ मॉर्टल, मॉर्टल माने जो इंसानों को लगता है, नश्वर इंसानों को, वुंड घाव, तो इंसानों को जो घाव लगते हैं उन घावों से देवता तो नहीं डरते, क्योंकि देवताओं के ना खून निकलता है। तो ऐसे ही उनकी लड़ाई हो रही है गॉड्स की तरह, है ना, क्योंकि वैसे हथियार तो चल नहीं रहे हैं, तीर तलवार जिससे खून निकले, तो जैसे देवी देवताओं की फाइट होती है जहाँ कोई खून नहीं बहता, मॉर्टल वुंड नहीं लगते, वैसी ही इनकी भी लड़ाई हो रही है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो अब बड़ा अच्छा सा सीन क्रिएट किया गया है, और अगर आपने इलियड ओडिसी में से कुछ पढ़ रखा है तो आप यहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। So when bold Homer makes the gods engage and heavenly beasts with human passions rage, ये beasts नहीं है, breasts है, sorry. So when,
यानी कि जब बोल्ड होमर, बहादुर होमर, उसको बोल्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने देवी देवताओं को वहाँ ऐसे लड़वाया है जैसे इंसानों को लड़वाया जाता। तो अगर ब्लास्फेमी का कानून कहीं होता तो होमर को तो बेचारे को लटका दिया जाता उल्टा, लेकिन उस वक्त ऐसा कानून था नहीं ब्लास्फेमी का। अभी भी बहुत जगहों पर नहीं है। हमारे अक्सर हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में लोग बोल देते हैं, तो हमारे यहाँ ब्लास्फेमी का कानून नहीं है। तो होमर ने बड़ी बोल्डली मेक्स द गॉड्स एंगेज, वो बनाता है गॉड्स देवी देवताओं को एंगेज, मतलब एंगेज इन वॉर, युद्ध में लड़वाता है जैसे इंसान लड़ते हैं वैसे लड़वाता है। ट्रोजन वॉर का जब वर्णन होता है, इलियड अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको जान पाएंगे कि कैसे वहाँ देवी देवताओं को दिखाया। ओडिसी भी अगर पढ़ा है तो वहाँ हालांकि युद्ध वैसा देखने को नहीं मिलता जैसा इलियड में है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहाँ देवी देवता हम इंसानों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। एंड हेवनली ब्रेस्ट, हेवनली माने देवताओं के, डिवाइन, ब्रेस्ट माने सीने, दिल, हृदय। तो देवताओं के जो दिल हैं विद ह्यूमन पैशंस, इंसानों की भावनाओं से, रेज माने भरे हुए हैं। तो जो पैशंस, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जेलसी है, तो ये तो हम इंसानों की वीकनेसेस हैं ना, पैशंस ये हम इंसानों की हैं। लेकिन होमर जो डिस्क्रिप्शन करता है वहाँ सारे देवी देवता वो भी इंसानों वाली पैशन से भरे हुए हैं, उनके दिल भी इन्हीं पैशन से भरे हुए हैं। पैराडाइज लॉस्ट में भी हम ऐसा ही देखते हैं। अगेंस्ट पेलास, ए यहाँ से गायब है, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। अगेंस्ट पेलास मार्स, तो पेलास के खिलाफ लड़ता है मार्स। तो अगले आपने पढ़े हैं, होमर को पढ़ा है, तो ट्रोजन वॉर में पेलास और मार्स यानी एथेना है, मार्स है, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मार्स किसको सपोर्ट कर रहा है? वो ट्रोजन्स को सपोर्ट कर रहा है, और पेलास जो है वो सपोर्ट कर रही है ग्रीक्स को। तो वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही देवता हैं, है ना। मार्स का थोड़ी सी एफ्रोडिट से अच्छी पड़ती है, और एफ्रोडिट को पेरिस ने वो गोल्डन एप्पल दिया था जिस पर लिखा हुआ था कि फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल, और जिसकी वजह से सारी लड़ाई हुई थी। तो अब जिधर एफ्रोडिट उधर फिर मार्स लड़ रहा है। लेटोना, हर्मीज आर्म्स, अब लेटोना और हर्मीज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेटोना कौन है? ये माँ है अपोलो और आर्टिमिस की, है ना। और जो हर्मीज है वो है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, देवताओं का मैसेंजर है। ये भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एंड ऑल ओलंपस रिंग्स विद लाउड अलार्म्स, और पूरा ओलंपस पर्वत गूंज रहा है बहुत मतलब हाई साउंड वाले अलार्म से। देवता लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। जब थंडर रोर्स, जब का जो थंडर है, तो थंडर हथियार है जो कि जब या जुपिटर या ज्यूस, ग्रीक नेम ज्यूस है और रोमन नेम जब है या जुपिटर है। तो वो थंडर रोर्स माने दहाड़ रहा है। हेवन ट्रेम्बल्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ से हेवन यानी आकाश कांप रहा है। ब्लू नेपच्यून स्टॉर्म्स, नीला नेपच्यून यानी पोसाइडन आप उसको कह सकते हैं, जो ग्रीक गॉड है, जो समुद्र का देवता है। तो नीला नेपच्यून वो भी स्टॉर्म्स, तूफान उठा रहा है। द बेलोइंग डीप्स रिसाउंड, और बेलोइंग माने वही दहाड़ते हुए, डीप्स माने समुद्र, रिसाउंड माने गूंज रहे हैं, इको कर रहे हैं। तो ये नेपच्यून जो पोसाइडन है वो पीछे पड़ गया था ओडिसियस के, है ना। ओडिसियस को बड़ा परेशान किया था, तो ये भी ट्रोजन्स के साथ था पोसाइडन। अर्थ शेक्स हर नॉर्डिंग टावर्स, द ग्राउंड गिव्स वे। अर्थ, धरती, शेक्स हिला देती है, भूकंप आ रहा है। हर नॉर्डिंग टावर्स, नॉर्डिंग माने ऊँघते हुए, टावर्स माने मीनारें, तो धरती हिल रही है और मीनारें कांप रही हैं। द ग्राउंड गिव्स वे, और जो जमीन है वो गिव्स वे मतलब फट रही है, चटक रही है। और जमीन जब फटेगी तो क्या होगा, देखिए अगली लाइन में,
एंड द पेल गोस्ट, और पीले भूत। तो भाई कब्र के अंदर जो डेड बॉडीज पड़ी हैं तो वो पीली पड़ जाती, मरने के बाद बंदा पीला पड़ जाता है, तो वो पीले भूत स्टार्ट माने चौंक पड़ते हैं एट द फ्लैश ऑफ डे। फ्लैश चमक होती है, ऑफ डे दिन की। तो मान लो धरती जब फटेगी तो कब्र भी फट जाएगी, जब कब्र फट जाएगी तो उसमें सनलाइट जाएगी, सूरज की रोशनी जाएगी, और वो जब मुर्दों पे पड़ेगी उन भूतों के ऊपर तो वो एकदम चौंक जाएंगे। भूत तो आपको पता ही अंधेरे में रहते हैं, रोशनी में रहते नहीं है। कभी देखा है आपने रोशनी में? नहीं देखा। Triumphant Umbriel on a sconce height claps his glad wings and set to view the fight. अब जो अम्ब्रियल है यही तो सारी फसाद को लेके आया था, है ना, गॉडेस ऑफ स्प्लीन के यहाँ से। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, विक्टोरियस फील कर रहा है वो। ट्रिम्फेंट माने विक्टोरियस, विजयी। अम्ब्रियल ऑन अ स्कॉन्स हाइट, स्कॉन्स क्या होता है? जो कैंडल स्टैंड होता है उसकी ऊंचाई पर मज़े से बैठा हुआ है और मज़े ले रहा है। तो जो उसका इरादा था वो कामयाब हुआ, उसमें जो करना चाहता था, जैसा दृश्य वो देखना चाहता था वो उसके सामने उपस्थित है। और अच्छा, ये वाला जो सीन है अम्ब्रियल बैठ के देख रहा है, वैसा ही सीन जब आप ओडिसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ओडिसियस यानी कि यूलिसिस जब स्यूटर्स से भिड़ता है, जो पेनिलोपी के स्यूटर्स हैं उनसे भिड़ता है, तो एथेना भी वहाँ पर ऐसे ही ऊंचाई पे बैठ के देख रही है लड़ाई जब हो रही है। तो वैसा कुछ सीन यहाँ पर भी क्रिएट किया गया है। तो वो बैठा है कैंडल स्टैंड की ऊंचाई पर। क्लैप्स हिज ग्लैड विंग्स, तो विंग्स ग्लैड नहीं है, फिर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो क्लैप्स माने फड़फड़ाता है, हिज ग्लैड विंग्स यानी खुशी से अपने पंख फड़फड़ाता है, तो विंग्स ग्लैड नहीं है, वो अम्ब्रियल ग्लैड है। एंड सेट टू व्यू द फाइट, सेट मतलब सेट बैठा या फिर वो संतुष्ट भी है, टू व्यू देख कर द फाइट इस लड़ाई को। प्रॉप्ड ऑन देयर बोडकिन स्पीयर्स द स्प्राइट्स सर्वे द ग्रोइंग कम्बैट और असिस्ट द फ्रे। प्रॉप्ड, आपने बरगद की रूट्स देखी होंगी, नीचे को लटकी होती हैं, प्रॉप रूट्स कहलाती हैं, वो है ना, सहारा देती हैं उनको, तो जमीन से ऊपर की ओर रखती हैं उन डालियों को, बरगद की डालियों को, उनकी प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप्ड माने टिके हुए, ऑन देयर बोडकिन स्पीयर्स। बोडकिन क्या है? क्लिप होती हैं, पिन होती हैं जो बालों में लगाई जाती हैं, तो उनको वो स्पीयर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। स्पीयर भाला होता है, तो जैसे कोई सैनिक अपने भाले के ऊपर टिका हुआ हो और देख रहा हो दृश्य को, वैसे ही यहाँ पर द स्प्राइट्स, जो आत्माएं हैं, वो जो स्पिरिट्स हैं, वो सर्वे माने देख रही हैं। द ग्रोइंग कम्बैट, ग्रोइंग बढ़ती हुई, कम्बैट माने फाइट, लड़ाई को, और असिस्ट या फिर मदद भी कर रही हैं द फ्रे, बैटल फील्ड में। तो देख भी रही हैं लड़ाई को और उस लड़ाई में वो मदद भी कर रही हैं। While through the press enraged Thalestris flies and scatters death around from both her eyes। तो जैसे तलवार लेके कोई योद्धा निकल पड़े और काट काट के दुश्मनों के सिर फेंकता जाए, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, तो वैसे ही while through the press, प्रेस का मतलब यहाँ क्राउड, तो थ्रू में से होकर, तो क्राउड में से होकर, एनरेज्ड माने गुस्से में, नाराज, थेल्स्ट्रिस फ्लाइज, तो थेल्स्ट्रिस गुस्से में, भीड़ में से होकर दौड़कर जाती है। एंड स्कैटर्स, और फैलाती है, डेथ मौत को, अराउंड चारों ओर, फ्रॉम बोथ हर आइज, अपनी दोनों आँखों से। तो उसका हथियार क्या है? उसकी आँखें। तो हसीना की नज़रों से ही, हसीना नज़र भर के देख ले किसी मर्द को तो वो धराशायी हो जाता है ना। तो उसकी नज़र से घायल हो के लोग मर रहे हैं, तो वो स्कैटर्स डेथ अराउंड फ्रॉम बोथ हर आइज, दोनों आँखों से चारों तरफ लोगों को मारती जा रही है, गिराती जा रही है। A bow and whittling perished in the throng, one died in metaphor and one in song। तो भाई देखो, अब वो एक छैला, फैशन वाला जो बंदा है वो, एंड विटलिंग,
जैसे डकलिंग होता है, डक का बच्चा डकलिंग होता है, और तो विट माने बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, और बुद्धिमान का बच्चा विटलिंग हुआ, मतलब जिसकी छोटी बुद्धि है। तो एक विटलिंग पेरिश्ड, तो ये दोनों क्या हुआ, मर गए। इन द थ्रोंग, थ्रोंग भीड़ है, तो उस भीड़ में एक तो वो मरा फैशन परस्त बंदा, और एक विटलिंग मरा। कैसे कैसे मरे? वन डाइड इन मेटाफर एंड वन इन सॉन्ग। तो एक तो मेटाफर में मर गया, उसने कुछ ऐसा मेटाफर बोला कि उसमें मर गया, और एंड वन इन सॉन्ग, और दूसरा बंदा गीत गाते हुए मर गया। किसी एक फेमस गीत की लाइन वो दोहरा रहा था, अभी आगे आएगा कौन सा गीत है जिसकी लाइन वो गा रहा था, और गाते गाते मर गया। ओ क्रूअल निम्फ अ लिविंग डेथ आई बियर। तो वो बंदा जो मेटाफर से मरा था उसने ये लाइन बोली, ये मेटाफर बोला, अरे ओ दुष्ट निम्फ, अरे बेरहम कातिल हसीना, आ लिविंग डेथ। अब तो भाई या तो तू बंदा मर गया या फिर तू जिंदा है, जिंदा भी है और मर भी गया, लिविंग डेथ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीमोरोन हो गया। आई बियर, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, यानी मैं जीते जी मौत को बर्दाश्त कर रहा हूँ, कातिल हसीना। क्राइड डेपरविट, तो वो जो विटलिंग है वो क्या है, डेपरविट, ये मंद बुद्धि बंदा वो कह रहा है। एंड संक बिसाइड हिज चेयर, एंड संक और गिर पड़ा, डूब गया, बिसाइड हिज चेयर, अपनी कुर्सी के पास ही वो घायल होकर गिर पड़ा उस हसीना की आंखों से। A mournful glance Sir Fopling upwards cast, those eyes are made so killing was his last। अब दूसरा बंदा जो गाते हुए मरा, अ मोर्नफुल माने दुख भरी हुई, ग्लांस माने नज़र, सर फॉपलिंग, तो फॉप वही छैला बाबू होता है जो फैशन परस्त लोग होते हैं, तो श्रीमान फॉपलिंग ने एक दुख भरी नज़र अपवर्ड्स ऊपर की ओर, कास्ट माने डाली, और क्या बोले ये मिस्टर फॉपलिंग, दोज आइज आर मेड सो किलिंग, ये आँखें तो कत्ल करने के लिए ही बनी हैं। आपने आँखों पे बहुत सारी गीत सुने होंगे, अपने बॉलीवुड में तो गीतों की भरमार है आँखों पर लेकर। ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की, नज़र भर कर जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। पुराना वाला गाना है, और नया वाला है कि वो अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे, तो नज़रों से, आँखों से ही लोग घायल हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी नज़ारा आप देख रहे हैं। दोज आइज आर मेड सो किलिंग, यानी वो आँखें तो कत्ल करने के लिए ही बनी है। वॉज हिज लास्ट, ये उसके अंतिम शब्द थे मरते मरते। दस, इस प्रकार, ऑन मिएंडर्स फ्लावरी मार्जिन लाइज द एक्सपायरिंग स्वान एंड एज ही सिंग्स ही डाइज। दस, इस प्रकार, ऑन मिएंडर्स फ्लावरी मार्जिन, मिएंडर नदी है जो कि स्वान्स के लिए जानी जाती है, उस नदी में बहुत सारे हंस रहते हैं, तो उस मिएंडर नदी के फ्लावरी माने फूलों से भरे हुए, मार्जिन माने किनारे पर, लाइज पड़ा हुआ है, द एक्सपायरिंग माने मरता हुआ, स्वान यानी हंस, और हंस के बारे में ये कहा जाता है कि बाकी सारी ज़िंदगी तो वो शांत रहता है, लेकिन मरता है तब वो गीत गाता है, बहुत मीठा गीत गाता है मरते वक्त। तो मिएंडर नदी के किनारे ये जो स्वान है, हंस है, मर रहा है। एज ही सिंग्स ही डाइज, और जब वो गा रहा है वो मर रहा है। When bold Sir Plume had drawn Clarissa down, Chloe stepped in and killed him with a frown। When, जब, bold बहादुर, सर प्लूम, तो सर प्लूम को आप जानते हैं ये थेल्स्ट्रस के बॉयफ्रेंड थे। तो जब बहादुर सर प्लूम हैड ड्रॉन क्लैरिसा डाउन, जब उन्होंने क्लैरिसा को गिरा लिया नीचे, क्लो स्टेप्ड, तो ये एक और लड़की आई, क्लो एक और नया कैरेक्टर है, स्टेप्ड इन वो बीच में आई, एंड किल्ड हिम विद अ फ्राउन, और सर प्लूम को उसने मार डाला विद अ फ्राउन, यानी अपनी गुस्से से देखकर, तो उसने अपनी आंखें इस तरीके से चलाई गुस्से में कि सर प्लूम को धराशायी कर दिया। अब जब सर प्लूम धराशायी हो गए तो बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई। शी स्माइल टू सी,
वो मुस्कुराई ये देखकर द डाउटी हीरो स्लेन, यानी ये इतना हट्टा कट्टा हीरो कितनी आसानी से मर गया। बट एट हर स्माइल, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई द बो रिवाइव्ड अगेन, तो भैया वो छला फिर से जिंदा हो गया, है ना। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। तो जैसे ही वो स्माइल करी तो वो मरा हुआ बंदा फिर से जिंदा हो गया। इसमें मुर्दे में जान आ गई भाई, क्या बात है। नाउ जब सस्पेंड्स हिज गोल्डन स्किल्स इन एयर, वेज द मेंस विट्स अगेंस्ट द लेडीज हेयर। अब जब ने अपना तराजू फैलाया हवा में, तो जब के पास एक न्याय का तराजू है जुपिटर के पास, और वो जब सस्पेंड्स यानी उसने रख दिया हिज गोल्डन स्किल्स, अपना सोने का तराजू, इन एयर, हवा में, वेज, और फिर उस तराजू में उसने तोला द मेंस विट्स, तो जो वहाँ पर पुरुष थे, मर्द थे, उनकी विट्स को, उनकी बुद्धि को, अगेंस्ट द लेडीज हेयर, तो एक तरफ बेलिंडा के बाल थे और दूसरी तरफ उन मर्दों की बुद्धि थी। अब और भी बड़ी मज़ेदार बात होगी। द डाउटफुल बीम लॉन्ग नोट्स फ्रॉम साइड टू साइड, एट लेंथ द विट्स माउंट अप, द हेयर सबसाइड। तो पहले तो वो जो बीम थी, तराजू जो होती है, तो उसमें ऐसे डंडी लगी होती है और दोनों तरफ दो पलड़े होते हैं, तो एक पलड़े में सारे मर्दों की बुद्धि रखी हुई थी और दूसरे पलड़े में बेलिंडा की लट रखी हुई थी। तो अब दोनों पलड़े काफ़ी देर तक तो डाउटफुल रहे, यानी द डाउटफुल बीम लॉन्ग नॉट्स फ्रॉम साइड टू साइड, कभी ये पलड़ा भारी, कभी ये पलड़ा भारी, कभी जो बेलिंडा की लट है वो ज़्यादा भारी हो जाए, कभी मर्दों की जो बुद्धि है वो ज़्यादा भारी हो जाए। एट लेंथ माने अंत में द विट्स माउंट अप, जो मर्दों की बुद्धि है वो ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई मतलब हल्की, जो पल्ला हल्का होगा वही तो ऊपर उठेगा और जो पल्ला भारी होगा वो नीचे को झुक जाएगा। तो द हेयर सबसाइड, जो बालों वाला पल्ला था वो नीचे हो गया, यानी बेलिंडा की एक लट सारे मर्दों की बुद्धि पर भारी पड़ गई। See, fierce Belinda on the Baron flies with more than usual lightning in her eyes. अब देखो fierce Belinda, भयानक बेलिंडा, यानी बहुत गुस्से में, on the Baron flies, बैरन के ऊपर टूट पड़ी, with more than usual lightning, यानी जितनी सामान्यतया चमक होती थी, in her eyes, उसकी आंखों में, उससे कहीं ज्यादा चमक लेकर गुस्से में टूट पड़ी बेलिंडा बैरन के ऊपर। Nor feared the chief the unequal fight to try, who sought no more than on his foe to die. और भैया बैरन भी लड़ने को तैयार बैठा है, बिल्कुल नहीं डरा। नॉर फियर्ड, ना ही डरा, द चीफ, वो चीफ बैरन यानी पीटर, द अनइक्वल फाइट, भैया ये फाइट तो बड़ी अनइक्वल है, कहाँ बैरन टिकता ही नहीं बिल्कुल बेलिंडा के सामने, कहीं कहाँ बेलिंडा और कहाँ बैरन, तो बड़ी अनइक्वल फाइट है। टू ट्राई यानी सामना करने के लिए खड़ा हो गया बैरन बेलिंडा के सामने, हिम्मत तो देखो उसकी। हु सॉट नो मोर, जो सीख की सेकंड थर्ड फॉर्म सॉट है, सीख माने तलाश करना, कोशिश करना, चाहना। हु सॉट नो मोर, जिसे और कुछ चाहिए ही नहीं था, देन सिवाय, ऑन हिज फो टू डाई, कि वो तो बेलिंडा की नज़रों से, आंखों से मरना चाहता था, इसके अलावा तो उसे कुछ चाहिए ही नहीं, बेलिंडा के हाथों से नहीं, उसकी आंखों से मरना चाहता था, यही तो वो चाहता था। But this bold lord with manly strength endured, she with one finger and a thumb subdued. अरे राम, बट दिस बोल्ड लॉर्ड, लेकिन ये बहादुर लॉर्ड बैरन, विद मैनली स्ट्रेंथ एंड्यूड, जो कि मर्दानगी वाली ताकत से भरा हुआ था, शी उसने, बेलिंडा ने, विद वन फिंगर एंड अ थंब, यानी पूरा हाथ भी यूज नहीं किया उसको मारने के लिए, उस पर वार करने के लिए, केवल एक उंगली और एक अंगूठा, उसी से सबड्यूड, उसको धराशायी कर दिया। तो
ये उंगली हुई और ये अंगूठा हुआ। भाई मेरे सुंदर नहीं है हाथ, तुझे बता रही हूँ। तो ऐसे करके चुटकी ऐसे लेते हैं ना, तो चुटकी में लिया भरा उसने, क्या चीज़ आगे अभी बताएंगे वो। तो एक उंगली और एक अंगूठा यूज़ करके बैरन को धराशायी कर दिया। जस्ट वेयर द ब्रेथ ऑफ लाइफ हिज नॉस्ट्रल्स ड्रू, अ चार्ज ऑफ स्नफ द विली वर्जिन थ्रू। जस्ट ठीक, वेयर उस जगह पर जहां पर के द ब्रेथ ऑफ लाइफ जीवन की सांस यानी जहां से ऑक्सीजन ली जाती है, हिज नॉस्ट्रल्स उसके नथुने यानी पीटर के बैरन के नथुने ड्रू खींचते थे, तो ठीक उस जगह पर अ चार्ज ऑफ स्नफ उसने चढ़ाई कर दी। किस चीज़ की? स्नफ, वही जो पिसा हुआ पाउडर होता है, टोबैको पाउडर, उसकी। द विली वर्जिन थ्रू, उस बहादुर या फिर गुस्से वाली वर्जिन लड़की ने, थ्रू माने फेंक दिया। यह आप विली का मतलब कनिंग भी कह सकते हैं, चालाक भी कह सकते हैं, होशियार भी कह सकते हैं, कई सारी मीनिंग है। The gnomes direct to every atom just the pungent grains of titillating dust. अब नोम्स भी अपना रोल अदा करने आ जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं डायरेक्ट सीधे टू एवरी एटम, हर एटम मतलब जरा सा भी स्नफ जो पाउडर है वो इधर उधर न चला जाए। एटम जस्ट मतलब बिल्कुल ठीक सही जगह पर ले जाते हैं। द पंजेंट ग्रेन्स, पंजेंट माने वो बहुत तीखे, ग्रेन्स दाने जो एटम्स हैं उसके अणु हैं, ऑफ टिटिलेटिंग माने गुदगुदाने वाली, डस्ट यानी जो पाउडर है, तो जो टोबैको पाउडर है उसकी गुदगुदाने वाली डस्ट, आपकी नाक में कुछ भी डाल दिया जाए तो एकदम से छींकें आती हैं, तो वैसे ही उन्होंने बिल्कुल सही उसके नाक के अंदर नोम्स ने पहुंचा दिया। उसने बेलेंडा ने फेंका नाक पे और नोम्स ने बिल्कुल नाक के अंदर उसको पहुंचा दिया। सडन विद स्टार्टिंग टीयर्स ईच आई ओवरफ्लोज एंड द हाई डोम रीकोज टू हिज नोज। अब अचानक से क्या हुआ, जैसे उसकी नाक में घुसता है वो स्नफ पाउडर, सडन अचानक विद स्टार्टिंग टीयर्स बहुत तेजी से आंसू उसके निकलते हैं। ईच आई ओवरफ्लोज, उसकी प्रत्येक आंख यानी दोनों आंखों में से उसके आंसू निकलने लगते हैं। एंड द हाई डोम, और वो जो ऊंचा गुम्बद था हैम्पटन कोर्ट का, उस हॉल का, रिकोज बार बार गूंजने लगता है टू हिज नोज, उसकी नाक की वजह से। आक्षी 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 बार बार उसे जोर जोर से छींक आती है और पूरा हैम्पटन कोर्ट इको करता है, गूंजने लगता है। Now meet thy fate, incensed Belinda cried, and drew a deadly bodkin from her side. मिलो अब अपने भाग्य से, incensed Belinda cried, गुस्से से भरी हुई बेलेंडा चिल्लाई, एंड ड्रू अ डेडली बोर्डकिन, और एक डेडली माने फेटल, घातक, बोर्डकिन वो जो पिन है, क्लिप है, बालों में लगाने वाली पिन है, फ्रॉम हर साइड वो उसने खींची। और इसमें आप देखने जा रहे हैं बड़ी ही खूबसूरत एपिक सिमिली। एपिक सिमिली पहले भी आ चुकी हैं, मैंने एक दो जगह इंडिकेट किया था, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ इंडिकेट करना, क्योंकि वो उसके मीनिंग में ही इतना खो जाती हूँ मैं। तो अब ये देखिए बड़ी ही खूबसूरत एपिक सिमिली, मिल्टॉनिक सिमिली कहिए उसको, होमरिक सिमिली कहिए, तो यहाँ आप देखेंगे। अब ये जो पिन है, क्लिप है इसके बालों की, उसके बारे में देखिए, जानिए। द सेम, ये वही पिन है, हिज एंशियंट पर्सोनेज टू डेक, हिज माने अपना, एंशियंट माने पुराना, पर्सोनेज माने पर्सनैलिटी, टू डेक सजाने के लिए, हर यानी उसके यानी कि बेलेंडा के, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सायर, तो ग्रेट ग्रेट दादाजी, वो पहनते थे अबाउट हिज नेक, अपनी गले में, अपने गर्दन में, इन 3 सील रिंग्स, 3 सील रिंग्स की फॉर्म में, है ना, तो 3 सील रिंग्स की फॉर्म में अपनी गर्दन में पहनते थे इसको। ये जो बोर्डकिन बेलेंडा की है, तो ये बहुत पुरानी खानदानी चली आ रही है, यानी एक ऑर्नामेंट, फिर उसको पिघला के दूसरा ऑर्नामेंट बना, फिर उसको पिघला के तीसरा ऑर्नामेंट बना,
तो इस तरीके से जो मटेरियल है इस बोडकिन का वो ख़ानदानी चला आ रहा है। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जो बेलिंडा के थे, उनकी गर्दन में, उनके गले में ये 3 सील रिंग्स की फॉर्म में पड़ी हुई थी बोडकिन, विच आफ्टर, जो कि बाद में मेल्टेड डाउन, उसको पिघलाया गया, फॉर्म्ड अ वास्ट बकल फॉर हिज विडोज गाउन। अब वो दादाजी तो स्वर्ग से धार गए, तो फिर अब उनके गले से निकाल कर उसको पिघलाया गया और फॉर्म्ड माने बनाया गया, अ वास्ट, एक बड़ा सा, बकल, बकल होता है बांधने के लिए, फॉर हिज विडोज गाउन, उनकी विधवा का गाउन बांधने के लिए उसका बकल बनाया गया। अब जब वो जो ग्रेट ग्रेट दादी परदादी जो थी उनकी, वो भी जब स्वर्ग से धार गई, तो उसके बाद क्या हुआ, हर इन्फेंट ग्रैंड माँ, तो बेलिंडा की ग्रैंड माँ जो दादी थी वो छोटी थी, इन्फेंट थी, बच्ची थी, तो हर इन्फेंट ग्रैंड माज विसल नेक्स्ट इट ग्रू, तो फिर उसको पिघला के क्या बनाया गया, विसल, सीटी बनाई गई उसकी दादी माँ के लिए जब वो छोटी बच्ची थी। द बेल्स शी जिंगल्ड, तो उस विसल में बेल्स भी, घंटियाँ भी लटकी हुई थी, तो वो भी जिंगल करती थी, टन 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 टन। एंड द विसल ब्लू, और वो उस विसल को उसकी दादी माँ अपने बचपन में ब्लू बजाती थी। देन, उसके बाद, इन अ बोडकिन, यानी ये बोडकिन बन गई, क्लिप बन गई, पिन बन गई जो बालों में लगाने वाली, ग्रेज्ड हर मदर्स हेयर्स, फिर ये विरासत में नानी से उसकी माँ को मिली, और माँ को मिली, नानी या दादी जो भी कहिए, तो बेलिंडा की माँ को मिली और उनके बालों को उसने ग्रेस्ड माने उनकी खूबसूरती बढ़ाई। विच लॉन्ग शी वोर, तो बहुत लंबे समय तक बेलिंडा की माँ ने उसको धारण किया, पहना। एंड नाउ, और अब बेलिंडा वियर्स, अब उसको बेलिंडा पहनती है। बोस्ट नॉट माई फॉल, ही क्राइड इंसल्टिंग फो, thou by some other shalt be laid as low। बोस्ट नॉट, शेख ही मत बघारो, माई फॉल, मेरे गिरने पर, यानी मेरी हार की शेखी तुम मत बघारो कि तुमने मुझे हरा दिया। ही क्राइड, वो चिल्लाया, इंसल्टिंग फो, मेरे, इंसल्ट माने बेइज्जती करना, फो दुश्मन, तो मेरी बेइज्जती करने वाले दुश्मन, मेरी हार पर तुम अपनी शेखी मत मारो। दाव, तुम, बाय सम अदर, किसी और व्यक्ति के द्वारा, शेल्ट बी लेड, तुम्हें भी हरा दिया जाएगा, एज लो, इतना नीचे गिरा दिया जाएगा, जैसे आज तुमने मुझे हराकर धराशायी कर दिया है, ऐसे तुम्हें भी धराशायी कर दिया जाएगा किसी और के द्वारा। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। नॉर थिंक टू डाई डिजेक्ट्स माई लोफ्टी माइंड, ऑल दैट आई ड्रेड इज लीविंग यू बिहाइंड। नॉर थिंक, ना ही तुम ये मत सोचो, टू डाई, कि मरना, डिजेक्ट्स, निराश कर रहा है, माई लोफ्टी माइंड, मेरे ऊंचे दिमाग को, यानी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में मरने का डर नहीं है, मैं मरने से निराश नहीं हूँ। वजह क्या है मेरी निराशा की? ऑल दैट आई ड्रेड, वो एकमात्र चीज़ जिससे मैं डर रहा हूँ, इज़ लीविंग यू बिहाइंड, वो ये है कि मैं तुमको पीछे छोड़कर चला जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, तुम पीछे रह जाओगी। rather than so, let me still survive and burn in Cupid's flames, but burn alive। यानी rather than so, इससे बेहतर ये होगा, let me still survive, कि मुझे अभी जिंदा रहने दो, and burn in Cupid's flames, और मुझे क्यूपिड की लपटों में जलाओ, यानी प्रेम की आग में मुझे जलाओ। क्यूपिड रोमन गॉड ऑफ लव है, ग्रीक गॉड ऑफ लव इरोस है। तो जो क्यूपिड की, वैसे तो क्यूपिड फूलों के बाण छोड़ता है, लेकिन प्रेम की अगन में मुझे जलाओ, बट बर्न अलाइव, लेकिन मुझे जिंदा जलाओ, अभी जिंदा छोड़ दो।
Restore the log, she cries, and all around, restore the log, the vaulted roofs resound. अब बेलिंडा बड़े जोर से चिल्लाती है, वापस करो मेरी लट, she cries, and all around, और चारों ओर, restore the log, वापस करो मेरी लट, द वॉल्टेड रूफ्स, वो जो मेहराबदार छतें हैं, रिसाउंड, वो इको करती हैं, तो उसकी ये जो स्टेटमेंट है गूंजता है वहाँ हैम्पटन कोर्ट में, रेस्टोर द लॉक. नॉट फियर्स ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन रोड फॉर द हैंकरचीफ दैट कॉज्ड हिज पेन. तो अगर आपने ओथेलो पढ़ा है, मैंने तो अपलोड किया है, अब आपने पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम. अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ एक हैंकरचीफ है जो ओथेलो ने अपनी पहली रात को अपनी पत्नी डेस्डिमोना को दिया था एक प्रेम की निशानी के तौर पर, और कहा था कि ये हैंकरचीफ मेरी माँ ने मुझे दिया था और मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है ये हैंकरचीफ, इसको कभी अपने से अलग मत होने देना. अब वो हैंकरचीफ इयागो अपनी पत्नी के माध्यम से उसकी चोरी करा लेता है और फिर उस हैंकरचीफ के माध्यम से ऐसा एक वो क्रिएट करता है कि ओथेलो के मन में शक पैदा हो जाता है अपनी पत्नी की वफादारी को लेकर. और जिस दिन मर्डर करता है, जिस रात को ओथेलो, तो उससे यही कहता है कि वो हैंकरचीफ दो मुझे जो मैंने तुम्हें दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि इसे अपने से कभी अलग मत करना, और हैंकरचीफ चोरी हो चुका है. तो नॉट फियर्स ओथेलो, अब गुस्से में था ओथेलो क्योंकि वो हैंकरचीफ देख चुका है, कोई दूसरा बंदा उसी हैंकरचीफ से अपना मुंह पोंछ रहा है, तो ये चीज़ ओथेलो देख चुका था, तो बहुत गुस्से में था. और नॉट फियर्स ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन, तो इतनी जोर से ओथेलो ने भी अपना हैंकरचीफ नहीं मांगा था जितनी जोर से यहाँ बेलिंडा ने अपनी लट वापस मांगी है. नॉट फियर्स ओथेलो इन सो लाउड अ स्ट्रेन रोड द हड़ा फॉर द हैंकरचीफ, उस रुमाल के लिए, दैट कॉज्ड हिज पेन, जिसने उसको कष्ट दिया था. But see how oft ambitious aims are crossed and chiefs content till all the prize is lost. But see, लेकिन ज़रा देखो तो, how oft, कितनी बार अक्सर ऐसा होता है, ambitious aims, ambitious महत्वाकांक्षी, aims जो टारगेट होते हैं, are crossed, वो नष्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं. तो बहुत ऊंचा एक उद्देश्य है आपको हासिल करना है और दो लोग उसके लिए लड़ रहे हैं और वो उद्देश्य कैसे ख़त्म हो जाता है, वो लड़ते रह जाते हैं. कई बार आपने देखा होगा मुकदमे चलते रहते हैं, किसी ज़मीन के लिए मुकदमा चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और पता चला दोनों जो लड़ने वाले थे, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट, दोनों ही मर जाते हैं और वो ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है. तो अब यहाँ देखो, बट सी हाउ ऑफ्ट एम्बिशियस एम्स आर क्रॉस्ड एंड चीफ्स कंटेंट टिल ऑल द प्राइज इज लॉस्ट. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, द चीफ्स जो लड़ाके हैं, वॉरियर्स हैं, कंटेंट लड़ते रहते हैं, टिल जब तक के, ऑल द प्राइज वो जो इनाम है जिसकी खातिर लड़ रहे हैं, इज लॉस्ट वही खो जाता है ना. वो लड़ते रह जाते हैं और चीज़ गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. The lock obtained with guilt and kept with pain in every place is sought but sought in vain. The lock वो जो लट, obtained जो हासिल की गई, with guilt माने बेईमानी से, एक क्राइम करके, अपराध करके, and kept जिसको रखा गया, with pain बहुत कष्ट के साथ संभाल कर, बड़ी मेहनत से संभाल के रखा गया, in every place हर जगह, इज सॉट माने तलाशी जाती है, सर्च किया जाता है उसको, बट सॉट इन वेन, लेकिन उसको तलाश करना व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि वो खो चुकी है, गायब हो चुकी है. विद सच अ प्राइज नो मॉर्टल मस्ट बी ब्लेस्ड, सो हेवेंस डिक्रीज विद हेवन हु कैन कॉन्टेस्ट. विद सच अ प्राइज यानी ऐसे इनाम के साथ, नो मॉर्टल कोई भी इंसान नहीं, मस्ट बी ब्लेस्ड यानी किसी भी इंसान को नहीं नवाजा जा सकता ऐसे तोहफे से. तो बेलिंडा की जो लट है वो इतना कीमती तोहफा है कि किसी भी इंसान को उससे नहीं नवाजा जा सकता, उसको नहीं दिया जा सकता. सो हेवन डिक्रीज, ऐसा हेवन का आदेश है, डिक्री आदेश होता है. विद हेवन और
हेवन से यानी ईश्वर से, भाग्य से, हु कैन कंटेस्ट, कौन लड़ सकता है, कौन आर्ग्यू कर सकता है कि भाई ऐसा क्यों किया, भाग्य ने जो कर दिया वो कर दिया, तो कौन झगड़ सकता है, कौन आर्ग्यू कर सकता है भाई। सम थॉट, कुछ लोगों को लगा, इट माउंटेड टू द ल्यूनर स्फीयर सिंस ऑल थिंग्स लॉस्ट ऑन अर्थ आर ट्रेजर्ड देयर। तो कुछ लोगों को क्या लगा, इट यानी कि बेरेंडा का जो लॉक है, लट है, माउंटेड चढ़ गया, टू द ल्यूनर स्फीयर, ल्यूनर यानी चांद का, स्फीयर है जो चांद का घेरा है, वहाँ चला गया ये उड़ते उड़ते। सिंस क्योंकि ऑल थिंग्स सारी चीज़ें, लॉस्ट जो खो जाती हैं, ऑन अर्थ धरती पर, आर ट्रेजर्ड वो सुरक्षित रहती हैं या वो ट्रेजर की जाती हैं, संरक्षित की जाती हैं, देयर वहाँ पर यानी चांद पर चली जाती हैं। और चीज़ें भी कौन कौन सी हैं देखिए, ज़्यादातर उसमें यूजलेस चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं। देयर हीरोज विट्स आर केप्ट इन ponderous vases and bows in snuff boxes and tweezer cases. देयर वहाँ पर यानी चांद पर, हीरोज विट्स हीरो लोगों की बुद्धि, आर केप्ट वो रखी जाती है, इन ponderous vases, ponderous माने बड़े विशाल vases में। तो हीरो क्योंकि लंबे चौड़े तगड़े होते हैं और माना जाता है कि उनकी बुद्धि भी बड़ी होती है, तो बड़े बड़े वॉजेस में, बर्तनों में उनकी बुद्धि रखी जाती है। और दूसरी तरफ एंड बोज, और जो छैले होते हैं, ये जो फैशन परस्त लड़के होते हैं, लड़कियों के पीछे घूमते रहते हैं, उनकी बुद्धि किस में रखी जाती है, इन स्नफ बॉक्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि टोबैको पाउडर होता है जिसका पीछे जिक्र भी आया था, कई बार आ चुका है, तो वो छोटी छोटी डिब्बियों में रखा जाता है। और जो छले बाबू हैं, सिर्फ लड़कियों के पीछे घूमना उनका काम है, तो उनकी बुद्धि भी बहुत छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि वो स्नफ बॉक्स में आराम से आ जाती है, तो उनकी बुद्धि इसमें रखी जाती है। और किस में रखी जाती है, एंड ट्वीज़र केसेस। तो ट्वीज़र वो होती है, चिमटी होती है जिससे कांटा वाटा निकालते हैं, या फिर एक दो बाल उखाड़ते हैं, जैसे आईब्रो के बाल उखाड़ते हैं लोग, तो वो ट्वीज़र कहलाती है। तो उसे रखने का जो बॉक्स है, उनमें इन छैले बाबुओं की, फैशन वाले लड़कों की बुद्धि रखी जाती है। देयर वहाँ पर और क्या क्या मिलता है, ब्रोकन वोज एंड डेथ बेड एम्स आर फाउंड एंड लवर्स हार्ट्स विद एंड्स ऑफ रिबन बाउंड। देयर वहाँ पर ब्रोकन माने टूटी हुई, वोज माने कस्में, तो जो टूटी हुई कस्में हैं, यूजलेस हैं, उनका क्या होगा, वो चांद पे पाई जाती हैं। एंड डेथ बेड एम्स, जब कोई डेथ बेड पे पड़ा हुआ मरने वाला है, उस वक्त वो किसी को भीख दे रहा है, तो वो भी यूजलेस है, क्योंकि वो सेल्फिश है, उसकी भीख, उसको लगता है कि मेरी सोल अब जा रही है, तो मैं स्वर्ग चला जाऊं बजाय नर्क जाने के, तो मरते मरते कुछ दान कर जाऊं, तो भगवान मुझे स्वर्ग में एक सीट मेरे लिए रिजर्व कर देगा, है ना। तो ये सोचकर मरते मरते जो भीख दे रहा है आदमी, वो बेकार है, किसी काम नहीं आने वाली। तो ये भी कहाँ पर मिलती है, वहीं ल्यूनर स्फीयर में मिलती है। एंड लवर्स हार्ट्स, और जो आशिक लोग हैं उनके दिल मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि टूटे हुए दिल अक्सर, विद एंड्स ऑफ रिबन बाउंड, तो रिबन के छोर से, बाउंड माने बंधे होते हैं, क्योंकि वो टूट चुके होते हैं, हसीनाओं ने तोड़ दिए होते हैं। द courtiers promises and sick men's prayers, the smiles of harlots, HAR है यहाँ पर, and the tears of heirs। द कोर्टियर्स यानी जो दरबारी लोग होते हैं, उनके प्रोमिसेस हमेशा टूटने के लिए ही होते हैं, वो वादे कभी पूरे नहीं किए जा सकते, किए ही नहीं जाते। तो अगर आज की सिचुएशन में देखें, आज के कंटेक्स्ट में देखें, तो कोर्टियर्स की जगह आप पॉलिटिशियंस मान सकते हैं। तो नेता लोग कितने वादे करते हैं, ये सड़क बनवा देंगे, वो काम करवा देंगे, होता कुछ नहीं है ना, सड़कें वैसी की वैसी टूटी पड़ी रहती हैं। तो कोर्टियर्स प्रोमिसेस यानी दरबारियों के, राजनीतिज्ञों के वादे जो कि यूजलेस होते हैं, वो भी वहीं मिलते हैं चांद पर। एंड सिक मेंस प्रेयर्स, और बीमार लोगों की प्रार्थनाएं। तो जब लोग बीमार होते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पहले तो करते नहीं हैं, तो उस वक्त बेकार है आपकी प्रार्थना, है ना। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, कबीरदास जी कहते हैं। तो द स्माइल्स ऑफ हार्लॉट्स, हार्लॉट्स वो शरीर बेचने वाली स्त्रियां होती हैं, उनकी स्माइल्स भी बेकार हैं, जो पैसे देता है उसी की तरफ मुस्कुरा देती हैं,
है ना, तो उसमें कोई सेंस नहीं होता, सेंसलेस होती हैं वो, मीनिंगलेस होती हैं, तो वो भी वहाँ पर मिलती हैं। एंड द चीयर्स ऑफ हेयर्स, हेयर उत्तराधिकारी होते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और अपने उत्तराधिकारियों के लिए ढेर सारी संपत्ति छोड़ जाता है या फिर नहीं छोड़ के जाता, तो जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं वो जो आंसू बहाते हैं, अक्सर वो आंसू झूठे होते हैं। तो अब ये देख रहे ना, बहुत सारी ये चीज़ों को मेंशन किया है और भी आगे और भी हैं। केजेस फॉर नेट्स, नेट बहुत छोटी चिड़िया होती है या फिर इंसेक्ट के लिए भी कभी कभी ये वर्ड आता है, पंखों वाले, तो उनके वो पकड़ने के पिंजरे, क्या ही मतलब के हैं। एंड चेन्स टू योक अ फ्ली, और वो जंजीरें जो इनसे फ्ली बांधी जाएगी, मक्खी को बांधने के लिए जंजीर, तो मक्खी को तो क्या ही जंजीर में बांधा जाएगा, ये भी यूजलेस चीज़ है। ड्राइड बटरफ्लाइज, सूखी हुई बटरफ्लाई, तितलियाँ, तो उसमें एक फाइल बनाई जाती है, तो उसमें कई बार सूखी हुई बटरफ्लाइज उसमें पेस्ट की जाती है, चिपकाई जाती है। एंड टोम्स ऑफ कैसियोस्ट्री, तो टोम्स बड़ी बल्कि वॉल्यूम्स होते हैं, बुक्स होती हैं मोटी मोटी भारी भारी, और कैसियोस्ट्री एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। तो ये मेडिवल एजेस की फ़िलॉसफ़ी है। इसमें कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, फालतू के आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उन पर लिखी हुई ये बड़ी बड़ी बल्कि बुक्स। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनमें से ज़्यादातर आपने देखी कि यूज़लेस हैं। तो ये सब कहाँ मिलती हैं? ल्यूनर स्फीयर में, और वहीं पर अब बेलिंडा की लट भी चली गई है। तो एक तरीके से अलेक्जेंडर पोप ये कहना चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की तरह ही तुम्हारी लट भी यूजलेस थी, काहे को इतना शोर मचा रही हो उसके पीछे। बट लेकिन ट्रस्ट द म्यूज, भरोसा करो म्यूज पर। ये संगीत की देवी है और यहाँ पर ये म्यूज उन्होंने खुद के लिए यूज़ किया है अलेक्जेंडर पोप ने, क्योंकि जो पोइट्स हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं संगीत की देवी से, संगीत की देवी इंस्पिरेशन देती हैं, तभी पोइट्स कविताएं लिखते हैं। तो मुझे म्यूज़ ने इंस्पिरेशन दी है और इस वक्त मैं म्यूज़ के चार्म के अंदर हूँ। तो म्यूज़ पर भरोसा करो, यानी मुझ पर भरोसा करो। शी सॉ इट अपवर्ड राइज, तो म्यूज़ ने, संगीत की देवी ने, शी सॉ, उसने देखा, इट, इसको, यानी बेलिंडा की लट को, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, राइज, उठते हुए। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो सीधी ऊपर चली जाती हैं। कई लोगों के शरीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो शरीर के साथ स्वर्ग चले गए, जीसस क्राइस्ट के बारे में भी कहा जाता है। तो म्यूज़ ने देखा इसको ऊपर की तरफ उठते हुए। दो मार्क्ड बाय नन बट क्विक पोइटिक आइज, दो हालांकि मार्क्ड बाय नन, किसी के भी द्वारा नहीं देखा गया उसको ऊपर जाते हुए, बट सिवाय, क्विक पोइटिक आइज, यानी जो कवि की आंखें थीं वो बड़ी क्विक थीं, तीखी थीं, तेज थीं, और उन आंखों ने इसको ऊपर जाते हुए देखा। So Rome's great founder to the heavens withdrew, to Proculus alone confessed in view. अब यहाँ एल्यूजन है, रेफरेंस है रोम के फाउंडर रोम के जो स्थापना की गई, उसको एस्टेब्लिश किया गया, दो भाइयों के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया। रोम्यूलस था और रेमूस था। तो जो रेमूस था उसने रोम्यूलस की हत्या कर दी, और एक जो बंदा है ये प्रोक्यूलस, इसको अपने साथ मिला लिया, और इसका अच्छा लोगों पर प्रभाव था, और इसने कह दिया कि भैया जो रोम्यूलस थे, हमारे महान रोम्यूलस जिन्होंने हमारे इस रोम की स्थापना की थी, वो तो सीधे स्वर्ग चले गए शरीर के समेत, उसका बेचारे की डेड बॉडी भी नहीं मिल रही रोम्यूलस की, और भाई ने उसको मार डाला, ऐसा कहा जाता है ना। तो कि भाई ने ही मार डाला, डेड बॉडी भी नहीं मिलने दी। तो सो रोमुलस रोम्स ग्रेट फाउंडर, सो इसी प्रकार रोम्स ग्रेट फाउंडर यानी रोम की स्थापना करने वाले रोम्यूलस टू द हेवंस, स्वर्ग को विड्रू, चले गए, उड़ गए। टू प्रोक्यूलस एलोन, और केवल प्रोक्यूलस को ही कन्फेस्ड इन व्यू, यानी प्रोक्यूलस ने यह स्वीकार किया कि वो ही केवल उनको दिखाई दिए जाते हुए, क्योंकि बाकी तो किसी रोमन ने देखा नहीं, रोम के किसी भी व्यक्ति ने उनको ऊपर जाते नहीं देखा, सिर्फ प्रोक्यूलस ने देखा, और उसने ये बता दिया साहब महान आत्मा थे, सीधे चले गए स्वर्ग। अ सडन स्टार इट शॉट थ्रू लिक्विड एयर
and drew behind a radiant trail of hair. ये जो तुम्हारी लट थी बेलेंडा, वो एक सडन स्टार की तरह, तो मीटियोर्स होते हैं, धूमकेतु एकदम से टूटते हैं और उड़ते हुए चले जाते हैं आकाश में, तो वैसे ही ये धूमकेतु की तरह, मीटियोर की तरह उड़ता चला गया तुम्हारा लट. इट शॉट थ्रू लिक्विड एयर, तो लिक्विड का मतलब क्लियर है, तो जो क्लियर हवा है, साफ स्वच्छ हवा में से ये सीधा चलता चला गया. एंड ड्रू बिहाइंड, और उसके पीछे, जैसे पुच्छल तारे की पूंछ होती है पीछे, मीटियोर के पीछे लंबी सी पूंछ होती है, तो वैसे ही ड्रू बिहाइंड अ रेडिएंट ट्रेल, रेडिएंट माने चमकती हुई, ट्रेल वही जो पूंछ होती है, एक लकीर, ऑफ हेयर मतलब बालों की एक लकीर उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, जैसे पुच्छल तारे की पूंछ दौड़ती है. नॉट बेरेनिस's locks first rose so bright the heavens bespangling with dishevelled light. नॉट बेरेनिस, अब यहाँ पर फिर से एक रेफरेंस है, ऊपर रेफरेंस आया था प्रोक्यूलस और रोम्यूलस और रेम्यूस का, अब यहाँ पर फिर से एक रेफरेंस है. बेरेनिस जो कि इजिप्ट की रानी थी, वो उसके पति युद्ध में गए हुए थे, तो बेरेनिस ने ये कसम खाई वीनस के टेम्पल में कि अगर मेरे पति सही सलामत लौट आते हैं तो मैं अपने बाल काट कर देवी आपके मंदिर में चढ़ा दूंगी. कई जगह ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग साउथ में वहाँ पर जाके बाल अपने दान करते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें बाल दान किए जाते हैं, तो इसकी शपथ पूरी हो गई, पति इसके सही सलामत लौट आए और इसने अपने बाल काट के वीनस के मंदिर में, एफ्रोड देवी हैं उनके मंदिर में चढ़ा दिए अपने बाल. लेकिन नेक्स्ट डे उसके बाल चोरी हो गए. नेक्स्ट डे जब देखा अगली सुबह को, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाल स्वर्ग चले गए और वहाँ पर एक कॉन्स्टलेशन बन गए, तारामंडल बन गए. तो नॉट बेरेनिस's लॉक्स फर्स्ट रोज सो ब्राइट, यानी बेरेनिस के जो बालों की लट थी वो भी इतनी चमकती हुई नहीं ऊपर गई थी. द हेवंस बिस्पेंगलिंग, यानी आकाश में छितरी हुई थी विद डिसेबल्ड लाइट. डिसेबल्ड बाल होते हैं, उलझे हुए, इधर उधर बिखरे हुए बाल डिसेबल्ड कहलाते हैं. तो उसके बालों की जो लट थी उसमें से डिसेबल्ड लाइट निकल रही थी, जैसे बाल उलझे होते थे वैसे ही उलझी हुई लाइट निकल रही थी. कॉन्स्टलेशन वो बन गया था, तो वो फिर रोशनी फैला रहा था. द सिल्फ्स बिहोल्ड इट किंडलिंग एज इट फ्लाइज, तो सिल्फ्स ने बिहोल्ड इट, इसको देखा तुम्हारे बालों की लट को, किंडलिंग यानी रोशनी बिखेरते हुए, एज इट फ्लाइज जब ये उड़ रहा था. एंड प्लीज्ड परस्यू इट इट्स प्रोग्रेस थ्रू द स्काइज, एंड प्लीज्ड और खुश होकर, परस्यू इट्स प्रोग्रेस यानी इसके पीछे पीछे गई वो सिल्फ्स, थ्रू द स्काइज यानी आकाश में से होकर. दिस, इसको यानी तुम्हारी लट को, द बो मोंडे, बो वही फैशन परस्त लड़के होते हैं, मोंडे मतलब उनका ग्रुप. शेल फ्रॉम द मॉल सर्वे, इसको मॉल से, ये एक प्रसिद्ध जगह है लंदन में, सेंट जेम्स पार्क लंदन में, तो वहाँ से सर्वे करेंगे, उसको देखेंगे तुम्हारी लट को. एंड हेल विद म्यूजिक इट्स प्रोपिशियस रे, और म्यूजिक के साथ इसकी जो किरणें हैं, जो रोशनी इसमें से निकलेगी लट में से, प्रोपिशियस माने प्लीजेंट कह सकते हैं आप, तो जो प्लीजेंट रोशनी निकलेगी उसको हेल माने स्वागत करेंगे उसका म्यूजिक के साथ, संगीत बजाकर. दिस द ब्लेस्ड लवर शेल फॉर वीनस टेक एंड सेंड अप वोज फ्रॉम रोजा मोंडास लेक. दिस, इसको यानी तुम्हारी लट को बेलेंडा, द ब्लेस्ड लवर, जो ब्लेसिंग्स वीनस की, प्रेम की देवी की मिली हुई है लवर्स को, प्रेमियों को, तो वो प्रेमी शेल फॉर वीनस टेक, वीनस मान लेगा उसको, वीनस प्रेम की देवी है, तो तुम्हारी लट को वो वीनस समझ लेगा, इतनी चमकीली है. वीनस आपने देखा होगा, शाम को देखिए तो आकाश में चमकता है, कितना मतलब बहुत तेजी से चमकता है. तो उसको समझकर, वीनस समझकर तुम्हारी लट को, एंड सेंड अप वोज, और उसकी तरफ कस्में भेजेगा, मतलब वीनस की कसम खाते हैं, प्रेम की देवी की कसम खाते हैं लवर्स, तो कस्में खाएगा. फ्रॉम रोजा मोंडाज लेक, तो ये भी वहीं पर एक जगह है लंदन के में ही,
और वो लवर्स पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ पर अक्सर प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं। तो उस लेक के किनारे बैठा हुआ आशिक तुम्हारी लट को वीनस समझकर प्रेम की कस्में खाएगा। दिस पार्टरिज सून shall view in cloudless skies when next he looks through Galileo's eyes. This इसको यानी तुम्हारी लट को, पार्टरिज ये एक एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर है, तो खगोल शास्त्री है। तो वो सून शेल व्यू, बहुत जल्दी उसको वो देखेगा तुम्हारी लट को, इन क्लाउडलेस स्काइज यानी जब बादल नहीं होंगे, साफ आसमान में। When next, जब अगली बार, he looks through Galileo's eyes, तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। तो टेलीस्कोप में से होकर जब वो आसमान को देखेगा, निहारेगा, तो उसे तुम्हारी लट दिखाई देगी। And hence the egregious wizard shall foredoom the fate of Louis and the fall of Rome. तो अब ये जो मतलब एमिनेंट विजार्ड वैसे जादूगर होता है, लेकिन ये वर्ड इसी के लिए आया है, पार्टरिज के लिए। तो तुम्हारी लट को देखकर, क्योंकि सितारों की ग्रह दशा को देखकर ही तो लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उस वक्त फ्रांस में लुई 16वें का राज था और रोम पर जो पोप था, इन लोगों की मतलब इंग्लैंड वालों से नहीं बन रही थी। और जो लुई 16वां था वो तो अपने अत्याचार के लिए फेमस था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसको मार डाला गया, उसको फांसी पर लटका दिया गया, बास्टिल की जेल तोड़ी गई। उसने अपने सारे विरोधियों को बास्टिल की जेल में डाला हुआ था। तो अब तुम्हारी लट को देखकर ये जो एमिनेंट विजार्ड है, जाना माना ये जादूगर है या फिर एस्ट्रोनॉमर है, खगोल शास्त्री, शेल फोरडूम का मतलब भविष्यवाणी करेगा द फेट ऑफ लुई, यानी लुई 16 का भाग्य क्या होने वाला है, एंड द फॉल ऑफ रोम, और रोम कब गिरने वाला है, यानी जो पोप है रोम का, उसकी सत्ता कब जाने वाली है। तो तब तक ये फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी जब तक ये लिखा गया है। 1789 में हुई है फ्रांस की क्रांति। तो उस वक्त लुई 16वें का राज था फ्रांस में। Then sees bright nymph to mourn thy ravaged hair, which adds new glory to the shining sphere. Then sees, तो फिर रुक जाओ, ब्राइट nymph, खूबसूरत परी, हसीना बेलेंडा, टू मोर्न यानी अपना रोना रोको, दाई रेविज्ड हेयर, जो तुम्हारे बाल हैं जिनके साथ दुराचार हुआ, उनके लिए अब रोना बंद करो। विच एड्स, जो ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, न्यू ग्लोरी, नई चमक, टू द शाइनिंग स्फीयर, चमकते हुए गोले यानी कि चंद्रमा पर। चंद्रमा तो पहले ही चमकता है, उसमें और भी ज़्यादा चमक उसकी बढ़ा रहा है तुम्हारा जो लट है बालों का। Not all the tresses that fair head can boast shall draw such envy as the lock you lost. Not all the tresses यानी जो बालों की लटें हैं, वो सारे बाल, यानी पूरी दुनिया में लड़कियों के पास बाल हैं, कॉमन चीज़ है। तो वो सारे बाल that fair head can boast, जिनकी शेखी मार सकते हैं, फेयर हेड खूबसूरत सिर यानी लड़कियों के सिर। तो लड़कियों के सिरों पर इतने सुंदर सुंदर बाल होते हैं, किसी के बहुत लंबे काले घने, किसी के सुनहरे बाल होते हैं। तो इतने प्यारे प्यारे बाल होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी लट, किसी के भी बाल वो शेखी नहीं मार सकते, घमंड से, गर्व से ये नहीं कह सकते शैल ड्रॉ सच एनवी, यानी कोई भी उनसे एनवी नहीं करेगा। तुम्हारे बाल तो ईर्ष्या का विषय है भाई, जिसके बाल कट कर चंद्रमा पर पहुंच जाएं और चंद्रमा की चमक बढ़ाएं, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। तो अब ये जलने की बात है ना, एनवी करेंगे लोग। तो इनमें से और किसी लड़की के बाल ऐसी एनवी ड्रॉ नहीं करेंगे, मतलब ईर्ष्या का ऐसा काम, ईर्ष्या का ऐसा अचीवमेंट नहीं होगा। एज द लॉक यू लॉस्ट, जितना कि उस लट ने किया है जो तुमने खो दी है। तो
तो तुम्हारी लट ये तो गर्व का विषय है भाई, जिसके पास अच्छी कोई चीज़ होती है उससे तो लोग जलते ही हैं। अब तुम्हारी लट चंद्रमा पे पहुंच गई तो ये तो बाकी लड़कियों के लिए ईर्ष्या का विषय हो गया ना। फॉर आफ्टर ऑल द मर्डर्स ऑफ योर आई when after millions slain yourself shall die। फॉर क्योंकि आफ्टर ऑल द मर्डर्स यानी जितने तुमने कत्ल किए हैं, ऑफ योर आई अपनी आंखों से, तुमने अपनी आंखों से इतने सारे लड़कों को कत्ल किया है, मर्दों को। when आफ्टर मिलियन स्लेन, और जो मिलियन माने 10 लाख होते हैं तो कितने लाख तुमने कत्ल किए हैं, उन सब को कत्ल करने के बाद योर सेल्फ शेल डाई, अब तुम भी तो ऊपर जाओगी ना सबको कत्ल करने के बाद। when those fair sons shall set as set they must and all those tresses shall be laid in dust। when जब those fair sons यानी वो खूबसूरत सूरज, ये बेलिंडा की आंखों के लिए यूज हुआ है, तो तुम्हारे ये 2 खूबसूरत सूरज shall set यानी वो अस्त हो जाएंगे, as set they must यानी डेथ तो इनएविटेबल है, हर सूरज को अस्त होना है, जो सनराइज हुआ वो सूरज अस्त भी होता है, तो उनको एक दिन अस्त तो होना ही है। एंड ऑल दोज ट्रेसेस, और वो सारे बाल, सारी लटें जो हैं तुम्हारे पास, शैल बी लेड इन डस्ट, एक दिन वो सब धूल में मिल जाएंगे, जब दफन हो जाओगी तो सब धूल में ही तो मिल जाएंगे। This log the muse shall consecrate to fame and amidst the stars inscribe Belinda's name। तो बाकी तो तुम्हारे सारे बॉडी धूल में मिल जाएगी, कब्र में दफन हो जाएगी, तुम्हारे बाकी के सारे बाल धूल में दफन हो जाएंगे मिट्टी में, लेकिन ये जो लट है जो काट ली गई और ये जो चंद्रमा पर चली गई, दिस लॉक, ये लट द म्यूज, पोइट यानी कि संगीत की देवी के द्वारा इंस्पायर्ड होकर, मैं खुद, अलेक्जेंडर पोप अपने लिए कह रहा है, द म्यूज शेल कॉन्सिक्रेट टू फेम। कॉन्सिक्रेट माने सेक्रेड काम के लिए बचा के रखते हैं ना कोई चीज़, कि भैया ये घी हम पूजा के लिए रख रहे हैं, तो वो कॉन्सिक्रेट होता है, सेक्रेड काम के लिए कोई चीज़ बचा के रखना। शेल कॉन्सिक्रेट टू फेम, तो जो फेम है, जो फेम की देवी है, प्रसिद्धि है, उसके लिए मैंने ये तुम्हारी लट बचा के रखी है। यानी कोई और चीज़, तुम्हारा बॉडी पार्ट कोई भी, या तुम्हारे बचे हुए बाकी के बाल फेमस नहीं होंगे, लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हारी इस लट को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होगी। वो किस लिए? क्योंकि मैं अपनी कविता के माध्यम से तुम्हारी इस लट को अमर कर रहा हूँ। एंड एमिडस्ट द स्टार्स, एमिडस्ट माने बीच में, द स्टार्स माने सितारों के बीच, इंस्क्राइब लिख दूंगा बेलिंडाज नेम, बेलिंडा का नाम। तो तुम बिल्कुल मत रहो, बिल्कुल दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारा नाम तो सितारों में लिखा जाएगा और तुम्हारी लट ये अमर हो जाएगी। तो यहाँ ख़त्म हुआ हमारा ये रेप ऑफ द लॉक, और आपने देखा कि कितने लार्ज स्केल पर लिखा गया, बिल्कुल जैसे आप ओडिसी पढ़ते हैं, जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, इलियड पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको लिखा गया। हालांकि जो इसका सब्जेक्ट मैटर था वो ट्रिवियल था, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।